नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों जी लेकर के आया हूं मैं आपको टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यू की आप सबकी डिमांड थी कि सर एमसीक्यू के चाहिए, पर्यावरण के एमसीक्यू के क्वेश्चन चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है उसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे का पूरा जो एमसीक्यू 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है जो चालू होने वाली है, इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, एक एक करके आपको कुछ 15 से 20 पार्ट मिलेंगे, कम से कम 500 क्वेश्चन उसमें आपके कवर होंगे। इसमें आपको बता दूं कि ईबीएस जो होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी जो होता है, वो पूरा रहेगा। और जो व्यक्ति जेल प्रहरी की हो, पुलिस कांस्टेबल की हो या फिर एसएससी को, किसी भी का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उस एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। जो भी आपका ईबीएस होता है, प्राथमिक शिक्षक की बात करूँ तो उसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं और वो हमेशा टीचिंग एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। बाकी के 20 क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। 30 प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ में यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अब आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा गया। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट में, एमपी टेट में पूछा जा चुका है। तो बच्चों का जो प्रथम गुरु जो किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन है शिक्षक को, पिता को, या फिर दादा दादी को, या फिर माता को। तो शिक्षक जो बच्चे को प्रथम गुरु जो होता है वो किसे कहा जाता है, माता को कहा जाता है। सबसे पहले यदि कुछ सिखाती है तो माता सिखाती है बालक को, इसलिए बच्चे का प्रथम गुरु जो कहा जाता है वो माता को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया गया। देखो वर्तमान समय की बात कर रही है तो सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया गया, शिक्षा को, रीति रिवाज को, या फिर व्यक्ति को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है किसे, शिक्षा को। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, नवीन सामाजिक प्रवृत्ति का परिचायक है। नवीन सामाजिक प्रवृत्ति का मतलब है कि नई सामाजिक प्रवृत्ति जो है इस समय में कैसी है, शिक्षा को बढ़ावा देता है, कुरीतियों को समाप्त करता है, या फिर आवाज दोनों है, या फिर धार्मिक प्रवृत्तियों को समाप्त करता है। तो आज के समय की जो सामाजिक प्रवृत्ति है उसके बारे में बात की जा रही है। तो आज के समय की जो सामाजिक प्रवृत्ति है वो क्या कहती है कि शिक्षा को बढ़ावा दो और जो भी कुरीतियां हैं, जो भी रूढ़िवादिता हैं, उनको समाप्त करो। तो आ और बा दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा, सा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, समाज का महत्वपूर्ण आधार। देखो बहुत ज्यादा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं समाज से संबंधित, क्योंकि आपका टॉपिक ही है, इस प्रकार के टॉपिक दिए हुए हैं, हमारा परिवार, हमारे आपसी संबंध, इन सब से संबंधित दिया हुआ है। तो उसमें जो टॉपिक है तो इस पर आधारित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। समाज का महत्वपूर्ण आधार क्या है, व्यक्ति है, या फिर सामाजिक संस्थान है, या फिर परिवार है। तो समाज का जो महत्वपूर्ण आधार है वो सभी है, व्यक्ति भी है, समाज भी है, और सामाजिक संस्था भी है, परिवार भी, तो सभी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पांचवा क्वेश्चन है, समाज शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संबंधों का जाल किसे माना गया है। तो समाजशास्त्री क्या कहते हैं, उनका मानना है कि सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है, किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा सामाजिक संबंधों का जाल क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल जिसे कहा जाता है वो क्या है, समाज को कहा जाता है, ना कि व्यक्ति को, ना परिवार को। ठीक है, तो समाज को कहा जाता है सामाजिक संबंधों का। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बात करें, छठवां क्वेश्चन दिया है, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है। दोस्तों इस पर से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, इसमें पीएटी में आपको देखने को मिल सकते हैं, और भी जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, जो आपका टेट एग्जाम होता है, सीटेट होता है, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो गाय की विदेशी नस्ल, इसके आपका जो एमपी टेट है उसमें स्पेशल इसमें दिया है टॉपिक, हमारे पालतू पशु, हमारे पशु पक्षी। तो स्वाभाविक सी बात है प्रश्न पूछा जाएगा। तो गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है, हॉलिस्टीन, अंगोल, थार पारकर और साहीवाल। तो दोस्तों सबसे ज्यादा दूध देने वाली यदि नस्ल की बात करें तो वो साहीवाल है। यदि सबसे ज्यादा मजबूत नस्ल की बात करें भारतीय नस्ली तो वो है थार पारकर। इसके बैल बहुत मजबूत होते हैं, जुताई के मतलब में माल ढोने के कारण भाड़े के काम में आते हैं, मतलब सीधा सीधा जो लगेज ढोना होता है भार वाहक के रूप में उसको उपयोग किया जाता है। और अंग्रेजी जो विदेशी नस्ल जो है वो कौन सी है, होलिस्टीन। होलिस्टीन जो क्या है, गाय की दुधारू नस्ल जो कि विदेशी नस्ल है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया, भारत में वन संपदा का भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है। भारत में कितने प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र वन संपदा का है, इसका प्रतिशत पूछा गया है। तो 20.64%, या फिर 21.64%, या फिर 32.64%, या फिर 40.64%। तो भारत में जो वन संपदा का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 20.64%। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, वनों के प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है।
वनों का प्रत्यक्ष लाभ कौन सा है? पक्षियों का भरण पोषण करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, या फिर भारी वर्षा को कम करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वनों का लाभ नहीं है भारी वर्षा को कम करना, वनों का लाभ है वर्षा कराना। ठीक है, तो वर्षा को कम करना नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका खत्म। यहाँ पर पक्षियों का भरण पोषण तो वो स्वाभाविक सी बात है, चाहे वन में रहे या फिर खेत खलिहान में रहे, सब जगह उनका हो जाता है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन आपका दूसरा नंबर, जो वनों से लकड़ी प्राप्त होती है वो प्रत्यक्ष लाभ की श्रेणी में रखा गया है। लाभ दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लाभ होता है, एक अप्रत्यक्ष लाभ होता है। तो प्रत्यक्ष लाभ जो होता है लकड़ी प्राप्त करना। यदि अप्रत्यक्ष लाभ का पूछा जाए तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है, साथ ही साथ में वहां से जीवाश्म प्राप्त होते हैं, जो वातावरण होता है उसका संतुलन बना रहता है। तो ये क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष लाभ हो जाते हैं। प्रत्यक्ष लाभ जो कि आपको सीधे सीधे लाभ पहुंचाता है वो होता है प्रत्यक्ष लाभ। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में वन नीति सर्वप्रथम कब अपनाई गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑप्शन है 1994, वो 1894, 1994, 1884 और यहाँ पर होना था 1794। क्या है? 1794। तो ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इसमें से सही ऑप्शन क्या है वो चुन के बताइए। तो भारत में वन नीति जो सर्वप्रथम अपनाई गई थी वो 1894 में अपनाई गई थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतीय जो वन नीति अपनाई गई थी 1894 में, वन नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये इसका उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण करना, राजस्व की प्राप्ति करना, या फिर आवास, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में वन नीति अपनाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वनों का संरक्षण भी हो और साथ ही साथ में उससे कुछ राजस्व भी प्राप्त हो। तो सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और बात दोनों इसका सही हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और आप कमेंट करके जो बताएं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति। विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना तो भारत की बात करें ना किसी और की, विश्व की करें, पूरे विश्व में। साधना है, योग एवं ध्यान, या फिर आयुर्वेद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति जो है वो है आयुर्वेद है। सबसे पुरानी जो चिकित्सा पद्धति वो है आयुर्वेद। तो इसका ऑप्शन शायद इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 12वां क्वेश्चन आपके स्पष्ट ऑप्शन जो सिलेबस दिया है एमपीटेट में उसमें स्पष्ट लिखा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, नवीनीकरण स्रोत, अनवीनीकृत स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं इसके बारे में यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहां से आप देख सकते हैं ऊर्जा के साधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत, या फिर ये सभी। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का मतलब ऐसे ईंधन होते हैं जिनको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, वो होते हैं परंपरागत स्रोत। और गैर परंपरागत मतलब जिनको ले जाने लाने में आसानी नहीं होती है। तो जीवाश्म इसका क्या हो जाएगा? 12वां इसका पहला ऑप्शन जो है जीवाश्म ईंधन, इसका सही हो जाएगा। परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है जीवाश्म, तापीय और जल विद्युत जो आते हैं गैर परंपरागत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण कौन सा है? नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण कौन सा है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा, या फिर उपरोक्त सभी। तो नवीनीकरण होता है, एक अनवीनीकरण होता है। नवीनीकरण स्रोत ऐसे होते हैं जिनको वापस प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीनीकरण जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और अनवीनीकृत जो होते हैं वो प्रदूषित होते हैं, मतलब उनसे प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस तो जो है सीएनजी जिसको बोला जाता है, सीएनजी का जो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी को ही प्राकृतिक गैस कहा जाता है। तो ये क्या है? एक नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका ए ऑप्शन का है आ जो होगा इसका सही हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म जरूर बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सबसे सशक्त ऊर्जा का साधन। सबसे सशक्त नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सबसे सशक्त साधन मतलब सबसे मजबूत साधन कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, या फिर पवन ऊर्जा। तो सबसे सशक्त जो साधन है वो है कौन सा? ऑप्शन पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे सशक्त साधन है, क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तेलकूप किस प्रकार की चट्टानें पाए जाते हैं? अब तेलकूप जो होते हैं किस प्रकार की चट्टानें पाए जाते हैं ये प्रश्न दिया। अपारगम्य चट्टानों में, पारगम्य चट्टानों में, आओ दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पारगम्य क्या होते हैं, अपारगम्य क्या होते हैं? पारगम्य जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, गम्य का मतलब क्या होता है? जाना, आसानी से पहुंचा जा सकता है, आसानी से मिल सकते हैं, वहां पर आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो तो होती पारगम्य। लेकिन आप जानते हैं कि तेलकूप हर एक जगह नहीं होते, बहुत ही दुर्लभ जगह में होते हैं, कई प्रकार बहुत नीचे भी होता है, बहुत दूर होता है, रेगिस्तानी इलाके होते हैं कई जगह, तो ऐसी अपारगम्य चट्टानों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? अपारगम्य चट्टान। तो ए ऑप्शन है इसका आ वाला नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है 16वां क्वेश्चन, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है।
जो पारिवारिक संबंध हैं उनको मजबूत किया जा सकता है। कैसे मजबूत किया जा सकता है? एक दूसरे से अलग होकर, आपसी मतभेद को दूर करके, या फिर कोई भी बातचीत नहीं करके, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी आप परिवार की बात करें, आपका स्पष्ट सिलेबस में दिया हुआ है परिवार एवं परिवार के कितने प्रकार होते हैं, मित्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सब दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं हमेशा। तो पारिवारिक संबंधों को दूर किया जा सकता है आपसी मतभेद को दूर करके। यह आपसी मतभेद को दूर करके पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। देखो संयुक्त परिवार का गुण नहीं कौन सा? श्रम विभाजन की सुविधा, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, कृषि व्यवसाय के लिए उपयुक्त, आलस्य का अभाव। तो इसमें अच्छे से सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। पहले इसको प्रश्न को समझिए। संयुक्त परिवार की बात हो रही है, उस संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। अब आप इसमें देख लो कौन कौन से गुण हैं इसके। श्रम विभाजन की सुविधा होती है संयुक्त परिवार में, बहुत सारे लोग होते हैं, सबका काम विभाजित कर दिया जाता है, सबको अलग अलग काम दीजिए। शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप होता है, मतलब में जो शासन व्यवस्था होती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से संयुक्त परिवार में भी क्या होता है, एक प्रकार से शासन ही होता है। कोई बड़ा होता है, कोई मुखिया होता है, कोई निर्णय लेता है, कुछ अपने शब्द कहता है, कुछ पूछता है, तो सब प्रकार के लोग होते हैं उसमें। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है, कृषि व्यवस्था जो होती है उसके लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि कृषि में जो होते हैं बहुत सारे कार्य करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए उसमें कृषि व्यवसाय चल सकता है आसानी से। आलस्य का अभाव, दोस्तों ये जो प्रश्न है, जो इस प्रश्न का उत्तर सही है, आलस्य का अभाव। जो संयुक्त परिवार होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि यदि एक भाई काम करता है, दूसरा भाई काम करता है, लेकिन तीसरा भाई क्या करता है, दोनों तो कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, तो उसमें आलस्य हो जाता है। तो आलस्य का अभाव नहीं होता, आलस्य होता है। जी इसका एक गुण है। क्या है? एक गुण नहीं है आलस्य का अभाव। यदि होता है कि आलस्य का अभाव नहीं होता है, आलस का अभाव होता है तो हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या अभाव, अभाव का मतलब होता है आलस नहीं है। लेकिन जो संयुक्त परिवार के व्यक्ति होते हैं उनमें अभाव नहीं होता, उसमें क्या होता है आलस होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन का आधार होता है। सामाजिक जीवन का आधार होता है सहयोग, अनुशासन, सहिष्णुता या फिर उपरोक्त सभी। तो जो सामाजिक जीवन होता है उसका आधार क्या होता है? अनुशासन भी होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा, द इसका सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति को मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की मनोदशा है, पारिवारिक वातावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति की मनोदशा पर, ये क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, चारित्रिक विकास का या फिर उपयोग सभी। यदि कोई व्यक्ति है उसकी मनोदशा पर किस चीज का विकास प्रभाव पड़ता है, उसका विकास कैसे हो, तो शारीरिक विकास का ही पड़ता है, मानसिक विकास का, चारित्रिक विकास का या फिर उपयोग सभी का। तो 19 का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए द उपरोक्त सभी। मतलब उसकी जो मानसिक दशा होगी, मानसिक जो उसकी क्षमता होगी, मानसिक उसका जो विकास होगा, वो उसके मानसिक विकास कैसा हुआ, उसका शारीरिक विकास कैसे हुआ, उसका चारित्र्य विकास कैसा हुआ, इन सब के उसकी मनोदशा का प्रभाव पड़ता है। और जैसा वातावरण होता है परिवार में उसी प्रकार से उसकी मनोदशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में क्या हुआ है, शारदा एक्ट संबंध किससे है? शारदा एक्ट जो है इसका संबंध किससे है, ये प्रश्न पूछा है। बाल श्रम से, बाल विवाह से या फिर दहेज प्रथा से या फिर शिक्षा अधिकार से। तो शारदा एक्ट की बात करूं तो शारदा एक्ट जो है इसका संबंध सीधा सीधा संबंध है, इसका संबंध कैसे है, बाल विवाह से। कैसे है? शारदा एक्ट का संबंध जो है बाल विवाह से है, यानी कम से कम 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। यदि इससे छोटी उम्र में आप उनकी शादी करते हैं और यदि कोई व्यक्ति शिकायत कर देता है, किसी को पता चलता है, वहाँ पर पुलिस आकर के ये उनके जो पालक होते हैं उनको या फिर जो उनकी शादी करवा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती है। तो यह कम से कम कितनी, लड़की की 18 साल और लड़के की जो होनी चाहिए 21 साल उम्र होनी चाहिए। ये शारदा एक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है? समाज में ऐसी कौन सी बुराई है जो कि एक है, बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, तो उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी के सभी जो हैं ये क्या है, एक सामाजिक बुराई के रूप में है। बाल श्रम जो है बालकों से श्रम करवाया जाता है, जो कि 14 साल से छोटे बालक होते हैं उनसे श्रम नहीं करवाना चाहिए। किसी भी शादी में किसी प्रकार का दहेज नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मांग करता है तो उसके प्रति दहेज प्रथा का जो होता है वो केस लग जाता है। बाल विवाह की बात करूं, जो अभी मैंने बताया 18 से कम लड़की होनी चाहिए, 21 कम से कम लड़का की उम्र होनी चाहिए जब शादी के समय पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण होता है। सहयोगी परिवार जो होता है उसका एक प्रमुख, विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है, आपको जवाब गलत कर सकते हैं आप। मुझे विश्वास है कि आपने यदि क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा पहले तो गलत कर सकते। सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण होता है पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध, पत्नी पत्नी के मध्य रक्त संबंध ना होना, पति पत्नी के मध्य कलह होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सहयोगी परिवार की बात करें तो पति पत्नी का संबंध नहीं होता उसमें,
तो उसमें क्या होता है, पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध ना होना। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सा होगा। बोलो क्यों होगा सा, इसका स्पष्ट है कि रक्त संबंध, जो सहयोगी परिवार का मतलब होता है आजू बाजू वाले परिवार, वो उसमें रक्त संबंध नहीं होते, किसी प्रकार के रिलेशन नहीं होते, वो सहयोगी होते। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो बाजू वाला पड़ोसी देता है, यदि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो अपन देते हैं। तो सहयोगी परिवार में रक्त संबंध नहीं होता है, किसी प्रकार के रक्त संबंध नहीं होता है, ठीक है, ये गुण होता है। अम्लीय वर्षा कम करने के लिए निम्न से मिलाना चाहिए। यदि अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें क्या मिलाना चाहिए, या फिर अम्लीय भूमि होती तो उसमें क्या मिलाना चाहिए, तो क्या मिलाना चाहिए, जिप्सम और डोलोमाइट, डोलामाइट और सल्फर चूर्ण, या फिर डोलामाइट और चूना पत्थर, या फिर डोलोमाइट और अमोनिया। तो अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए या फिर अम्लीय मिट्टी को कम करने के लिए, यहाँ पर अम्लीय मिट्टी यदि रहेगा क्वेश्चन में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अम्लीय मिट्टी को यदि कम करना है, या अम्लीय वर्षा की जगह पर मिट्टी का टाइप कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, और तो क्या होगा इसमें, सा ऑप्शन, डोलामाइट और चूना का जो चूर्ण, चूने पत्थर का जो चूर्ण होता है वो मिलाया जाता है अम्लीय मिट्टी को कम करने के। यदि ज़्यादा अम्लीय है, अम्ल और क्षार के बारे में आपको पता होगा, सेवन जो होता है अम्ल और क्षार की श्रेणी में क्या होता है, सेवन एक मान जो होता है वो उदासीन होता है, और सेवन से यदि नीचे साइड जाएंगे, 1 4 वो 6 5 4 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल कहलाता है, एसिड होता है। और जो 7 से ऊपर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्षार, या फिर उनको बेस कहते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में कौन से, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, किस सागरीय मरुस्थल कहते हैं, किसे सागरीय मरुस्थल कहते हैं, सारगासो समुद्र को, जापान सागर को, या फिर लाल सागर को, या फिर अरब सागर, किसे सागरीय मरुस्थल कहते हैं। ये क्वेश्चन दिया हो, थोड़ा सा कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लीजिए। सागरीय मरुस्थल का मतलब होता है सागर, जैसे मतलब बहुत बड़ा सागर एक प्रकार से, तो मरुस्थल किसे कहा जाता है इसका, ठीक है। तो 24 का जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पहला। आज जो उसका सही होगा क्या, सारगासो समुद्र को क्या कहते हैं, सागरीय मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों आपको आई होप वीडियो का है बहुत अच्छा लग रहा होगा। 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं। इसके बाद आपकी मैथ जो है, मैथ बहुत देर से है, मैथ नहीं स्टार्ट हो पा रही। मैथ बहुत जरूरी है आपकी टेट के एग्जाम के लिए। संस्कृत की, संस्कृत का जो प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिया जाएगा, अभी 1-2 चैप्टर उसके जो संस्कृत के वो बाकी हैं वो करवाना है। इसके बाद में मैडम जो है उसका प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगी, तो वो भी देखना ना भूलिए। और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है आपको, ये सेशन कैसा लगा, और वीडियो किस प्रकार से लग रहा है आपको, किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, कितने अंक आप अर्जित करते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सर्वाधिक संख्या में कौन से जीव हैं, सर्वाधिक संख्या में कौन से जीव हैं, पक्षी हैं, मछली है, स्तनधारी हैं, या फिर कीट हैं। तो सर्वाधिक संख्या में यदि पूछा जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है, तो जो सबसे ज़्यादा होती है संख्या वो किसकी होती है, कीटों की। जो कीट पतंगे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वह एकमात्र पक्षी जो गुफाओं में रहता है, ऐसा पक्षी जो गुफाओं में रहता है। उल्लू तो रहता है जो दोस्तों, जो क्या है खोल में रहता है, गुफा में नहीं रहता। ये क्या है, पेड़ पौधों की जो खोल होती है, शकर खोरा भी नहीं रहता, इगली और मोट भी नहीं, गुइली मोट भी नहीं रहता कौन है, गुआचारो। देखो गुआचारो गुफाओं से क्या है, गुफा है, और इसमें भी गु है, दोनों में गा गमले में छोटा उ की मात्रा लगी है। इस प्रकार से आपको शब्द को पकड़ करके इसका उत्तर कर सकते हैं। तो गुआचारो एक ऐसा पक्षी है जो कि गुफाओं में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 27 क्वेश्चन दिया हुआ है, वनों में हो रही वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से क्या होगा। यदि वनों में बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है तो उससे क्या हो सकता है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होगी, या क्षेत्र विशेष में वर्षा की काफ़ी कमी होगी, या फिर क्षेत्र विशेष में वर्षा की अधिकता होगी, या फिर भूमि संरक्षण रहती है। तो क्या हो सकता है, यदि अंधाधुंध कटाई होगी तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। जनरली हम देखते हैं कि भूमि की यदि उर्वरक क्षमता बढ़ाना है तो वनों को लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं। विशेष यदि वर्षा की अधिकता है तो वहाँ पर क्या है, पेड़ पौधों को लगाएं, तो वर्षा की जो है वो मेंटेन बना रहे, बारिश जो होगी समय से होगी, वो हम हर एक जगह एक सी होगी। भूमि संरक्षण यदि करना है तो वनों को लगाना है। यहाँ बोल रहे कटाई करने से क्या होगा, तो कटाई करने से जो क्या है, क्षेत्र विशेष में वर्षा की काफ़ी कमी। आप देख रहे हैं बहुत समय, इस समय क्या है, बहुत कई जगह पर बाढ़ आ रही है, वो कहीं पर क्या है बहुत कम बारिश हो रही है। तो वर्षा जिस जगह पर वर्षा कम होगी, जहाँ पर वनों को बहुत ज़्यादा काटा जाएगा, अंधाधुंध उसकी कटाई होगी, वहाँ पर किसी स्थान पर वर्षा बहुत कम होगी। तो ये इसका क्या होता है, मुख्य रूप से हो सकता है, इसका परिणाम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से संकटग्रस्त वन्य जंतु जातियां हैं
जो संकटग्रस्त है, ऐसे कौन से जीव जंतु है, जंतु हैं या फिर पशु हैं जो संकटग्रस्त हैं, ठीक है। तो कौन से, मगर और राइनो, मगर और सांप, सांप और हिरण, सांप और कबूतर। तो संकटग्रस्त की बात करूं तो संकटग्रस्त जो प्राणी है, संकटग्रस्त प्राणी में जो है आपका मगर और राइनो, जो मगरमच्छ होता है, राइनो जो कि गैंडा होता है उसको बोला जाता है। जो यहाँ पर राइनो जो कहाँ पर होता है, असम, असम में एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ जो इसके लिए फेमस है, राइनो वहाँ पर है। इस समय बाढ़ बहुत ज़्यादा चल रही है असम में, इसलिए वहाँ पर क्या है, बहुत सारे राइनो जो है, कई प्रजाति के जो हैं वो खत्म हो चुके हैं बाढ़ के कारण। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट करने के कारण। वन्य जीव जो होते हैं उसको अत्यधिक नष्ट करने का कारण क्या है, क्यों किया जाता है? प्राकृतिक में संतुलित रहती है, या फिर आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, कृषि में सहायता मिलती है। यदि वन्य जीवों को नष्ट किया जाएगा तो इसका क्या परिणाम होगा, ये क्वेश्चन का अर्थ है। इसका कारण नहीं पूछा, इसमें क्या है, वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट करने का कारण क्या है। तो क्या है इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, बा, आहार, जो आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। यदि वन्य जीव जो होते हैं उनको अधिक रूप में नष्ट किया जाएगा, उनको काटा जाएगा, मारा जाएगा, शिकार किया जाएगा, तो जो आहार श्रृंखला है वो असंतुलित हो जाएगी। मतलब अभी जो बैलेंस बना हुआ है प्रकृति के साथ वो बैलेंस डगमगा जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया गया, बहुत सारे जीव जंतु है पाबंदी लगा दी है, किसी प्रकार से किसी भी जंतु का क्या है आपको शिकार नहीं करना है किसी भी एरिया में, चाहे उसको किसी भी एरिया में रहे, चाहे वो रिजर्व एरिया हो फिर या फिर नॉन रिजर्व हो या ना हो, उसको क्या है बंधक बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, जो कि इस प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू का 30 क्वेश्चन है। ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनका नाम लिखा जाता है किस बुक में। ये क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप पुलिस का हो, एसएससी का हो, कांस्टेबल हो, कोई सी भी एग्जाम दो का हमेशा इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ब्लैक डाटा बुक में, ग्रीन डाटा बुक में, संकटग्रस्त पुस्तक में या फिर रेड डाटा बुक में। तो जो संकटग्रस्त विलुप्त जंतु होते हैं, या तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विलुप्त की हो सकते हैं, विलुप्त कगार पर होना, या फिर संकटग्रस्त जंतु हैं। तो उनमें जैसे अभी इसके पहले राइनो वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो उनको काय में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में उनका नाम लिखा जाता है। कौन में, रेड डाटा बुक, यहाँ पर संकट से संकट मत कर देना, ठीक है, तो रेड डाटा बुक में। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और 30 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 30 में से आपके कितने प्रश्न जो हैं आपके खुद से सही हुए, कितने प्रश्नों के आंसर आपसे नहीं बने हैं, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों की शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इसका जो बेल आइकन है चैनल का उसको प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहते। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, इसी का नए सीरीज चालू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।